जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हमारी एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी के 700 एमसीक्यूज की सीरीज, और हिस्ट्री की ये सीरीज जो है वो चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 58 क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको कवर करा चुका हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेंगे 59 क्वेश्चन से लेकर 70 क्वेश्चंस तक के मतलब एमसीक्यूज। तो गाइस, ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सब मिक्स टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉपिक्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जब इस पर्टिकुलर वीडियो को मेरा देख रहे हैं तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो पेन और पेपर ले आइए, और जो भी चीज मैं बताते चलूंगा उस पर आपको फोकस जो है वो करना है। तो चलिए आइए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग 59th क्वेश्चन की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो 59 क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि इन तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कम किस में था। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो नोट डाउन कर लो। 1920 से लेकर 1922 तक का टाइम पीरियड जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गाइस खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट मिला, और खिलाफत इशू ने हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दिया। इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन हाई था। तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ हम लोग को देखने को मिले, आ गए थे, तो हिंदू मुस्लिम दोनों जो है वो यूनाइट हो गए थे। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, और सेकंड वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, जो कि है 1 and 3। कम ऑन भाई, सेकंड वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लो पार्टिसिपेशन पूछा है और इसमें तो हाई पार्टिसिपेशन है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ऑप्शंस भी तुरंत के तुरंत देखते रहा करो। चलो फिर मैं आपको दूसरा बताता हूं, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड कब था? 1905। ये प्राइमरली गाइस बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट था। इनिशियली मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन, स्पेशली इलीट क्लास वाले जो लोग होते हैं ना, रिच मुस्लिम्स, वो इस मूवमेंट से दूर रहे। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ हिंदू रिवाइवलिज्म या कांग्रेस की पॉलिसी है। तो ये इसमें लो पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट में। तीसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1942 का था। 1940s तक गाइस मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन यानी कि पाकिस्तान की डिमांड को पॉपुलर कर दिया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया, और कांग्रेस के इस मूवमेंट से मुस्लिम का एक बड़ा सेक्शन सेपरेट हो चुका था, इसलिए इस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन लो रहा। तो देखिए आपका आंसर 1 and 3 जो है वो करेक्ट आंसर इसमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, 68th क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार कब? तो आइए इसको समझते हैं। तो गाइस, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर मेंबर को एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, जैसे कि फाइनेंस, होम, मिलिट्री एटसेट्रा, इसके चार्ज दिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे अपन आज की डेट में बोलते हैं ना कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है, किस पर्टिकुलर मंत्री को जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, ये बात करते हैं ना हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम की। तो इसका मतलब यही है कि पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर मेंबर को एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स दिए गए, या मिनिस्ट्री दी गई, या उसका चार्ज दिया गया, और यहीं से कैबिनेट गवर्नमेंट की स्टार्टिंग मानी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इस कानून ने वाइसराय को पावर दी कि वो काउंसिल के मेंबर्स में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सके, यानी कि उनके कामकाज डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। वाइस रॉय जो है बोल सकता है कि भाई किस मेंबर का क्या काम होगा। और लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम वाइस रॉय थे, इन्होंने इस सिस्टम को 1859 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इस सिस्टम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और लीगल पावर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 द्वारा मिली। इसलिए क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में 1861 ही करेक्ट ईयर है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कानून बनाया। तो आपको इसमें तीन चीजें ध्यान रखनी। पोर्टफोलियो सिस्टम तो समझ में आ गया आपको क्या है, कि किस प्रकार से जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को
कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह जो है या डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है वो दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई भैया। दूसरा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इसके तहत जो है ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, और कौन लेकर आया उसका नाम भी लिख लो, लॉर्ड कैनिंग। उस समय जो वाइस रॉय था, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तो जब मेरी क्लास कर रहे हो आप, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब पेन और पेपर लेकर बैठा करो, जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब सुनो, अब ये वाला जो 61 क्वेश्चन है इस पर हम लोग आते हैं। अब इस क्वेश्चन में ब्रिटिश रूल जो इंडिया में थी उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, इस कानून में यह रिक्वायरमेंट थी कि पब्लिशर टू सबमिट ऑल मटेरियल फॉर प्री सेंसरशिप टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। कि मतलब जो भी पब्लिशर है, यानी कि एक मान के चलो एक मैगजीन बनाने वाली कंपनी है, जो पब्लिशर है, जो मैगजीन या न्यूज़पेपर पब्लिश कर रही है, उसे जितना भी मटेरियल वो पब्लिश करेगी, पब्लिश करने से पहले परमिशन उसे लेनी पड़ेगी सेक्रेटरी से, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी से। और दूसरा स्टेटमेंट में लिखा गया है कि राजा राम मोहन रॉय का मिरात उल अकबर, उसको बंद करना पड़ा पब्लिश होने से, क्योंकि जॉन्स एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम के तौर पर। तो इसमें अब मैं आपको चीजें समझाऊं। पहला स्टेटमेंट जो आप क्लियरली समझ चुके हो कि बोल क्या रहा है, तो ये कानून, पहली चीज तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, ये कानून कौन लेकर आया, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, लिख लो, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, ये कानून लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रेंच इन्वेजन के डर के टाइम इंट्रोड्यूस किया था, कि फ्रांस जो है वो कहीं यहां पर कब्जा ना कर ले, फ्रांस जो है लोगों को अपने आर्टिकल्स के माध्यम से जो है वो इनलाइटन ना कर दें। तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांस के डर से ये कानून इंट्रोड्यूस किया, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। इसमें प्री सेंसरशिप मैंडेटरी थी, यानी कि पब्लिशर को सारा मटेरियल गवर्नमेंट सेक्रेटरी को सबमिट करना पड़ता था, सरकारी अधिकारी को सबमिट करना पड़ता था पब्लिश करने से पहले। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट में जॉन्स एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 की बात हो रही है। गवर्नर जनरल जॉन्स एडम ने यह बहुत ही कड़क रूल लाया था। इस रूल के तहत लाइसेंस के बिना कोई भी प्रेस स्टार्ट नहीं हो सकती। राजा राम मोहन रॉय जो प्रेस फ्रीडम के सपोर्टर थे, इन्होंने इस रेगुलेशन के प्रोटेस्ट में अपनी पर्शियन वीकली मिरात उल अकबर का पब्लिकेशन बंद कर दिया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय का मिरात उल अकबर है, ठीक है, तो यह भी चीज ध्यान में रखिएगा, एक वीकली पत्रिका। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन पे। 1911 साल की बात हो रही है। इनमें से बताया जा रहा है कि सोशल सर्विस लीग जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सोशल सर्विस लीग लिख लो, 1911 की है, बिल्कुल सही। इस लीग को गाइस बॉम्बे में एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने स्टैब्लिश किया था। लिख लो, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी जी के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी बॉम्बे में 1911 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पता है? आम आदमी, जो कॉमन लोग जो हैं, इनकी लाइफ और इनके काम की कंडीशन को इंप्रूव करना। इसमें एजुकेशन क्लासेस, लाइब्रेरीज, मेडिकल फैसिलिटीज और सोशल वर्क इंक्लूड थे। और एन.एम. जोशी जी को फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी माना जाता है। लिख लो, एन.एम. जोशी जी को फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट माना जाता है। उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फाउंड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से बताया जा रहा है कि कौन सा मौर्यन पीरियड के दौरान कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ना। तो पहले अगर हम बात करें, ग्रांट्स ऑफ विलेजेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, क्या ये गांव को जो है वो धर्म के आधार पर कुछ पैसा देते थे, ग्रांट्स देते थे, अनुदान देते थे? तो देखो गाइस, मौर्यन पीरियड में लैंड ग्रांट्स यानी कि ब्रह्मदेव, देवदान एग्जिस्ट करते थे। लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट या जैन मोनेस्ट्रीज को दिए जाते थे, जो कि रिलीजियस ग्राउंड्स पर थे।
इसका रेफरेंस हम लोग को अर्थशास्त्र और अशोक के एडिक्ट से मिलता है ना। मौर्यन टाइम पीरियड पर ग्रांट्स दिए जाते थे, समझ में आ रही है। अर्थशास्त्र में भी लिखा है, अशोक के पिलर्स में भी लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, लार्ज स्केल स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रेड, तो क्या व्यापार को गवर्नमेंट, उस समय की जो महाजनपद जनपद हुआ करते थे, वो उस समय क्या व्यापार को जो है वो बढ़ावा देने के लिए कार्य करते थे? बिल्कुल ऑब्वियसली, व्यापार नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा, है कि नहीं। तो यस, मौर्यन एम्पायर गाइस एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। उस समय जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने ट्रेड रूट्स, उत्तर पथ आपने नाम सुना होगा, दक्षिण पथ आपने नाम सुना होगा, इसको डेवलप किया था। इवन जो वेट्स और मेजर्स थे ना, कि कितने, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई चावल लेने आए तो कितने किलो चावल कितने में बिकेगा, इस टाइप से वो सब चीजें भी रेगुलेट की जाती थी। और कस्टम्स और टोल्स भी कलेक्ट किए जाते थे। ट्रेड पर स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, क्या उस समय स्लेवरी थी, दास प्रथा थी क्या? तो मौर्यन पीरियड में स्लेवरी यानी कि दास प्रथा थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के स्लेव्स का डिस्क्रिप्शन है, लिख लो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास प्रथा स्लेव्स का डिस्क्रिप्शन है। ऑल्दो मेगास्थीन ने कहा था कि इंडिया में स्लेवरी नहीं थी। अब मॉडर्न हिस्टोरियंस अर्थशास्त्र के रेफरेंस को ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं गाइस, जिसमें इकोनॉमिक और डोमेस्टिक स्लेवरी देखने को मिलती थी, तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब अपन आते हैं पीडीएफ को थोड़ा सा ठीक करें। तो इसमें 1, 2 एंड 3 मेरे हिसाब से सही है। इसमें ऑप्शन में 1, 2, 3 तो नहीं है, इसमें 1 एंड 2 लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से 1, 2 एंड 3 ही जो है वो सही है। अच्छा, करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट? यार ये भी तो एक बार देख लें। हाँ, ट्रू पूछा था, तो ट्रू तो यार 3 हो गए। देखो, रिलीजियस ग्राउंड्स पर विलेजेस ग्रांट्स होते थे, स्टेट स्पॉन्सर करता था, ट्रेड नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी। स्लेवरी तो थी भाई, तो बिना, और इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता ही। तो देखो, कभी कभी इस टाइप के भी ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हमें मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन को देखकर लिखना रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें 1 एंड 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 एंड 2 ही हम लोग जो है वो देंगे, और या 2 एंड 3 भी जो है वो लिख सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इस टाइप के आ जाते हैं क्वेश्चन, बट जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप मेनली जो है वो मेरे एक्सप्लेनेशन पर जो है वो फोकस करो, राइट। आइए, अब इसमें पूछा गया कौन एसोसिएट नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में गाइज इसको जाना जाता है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करें, यहां पर बी ऑप्शन में कुंवर सिंह लिखा हुआ है गाइज। गाइस, कुंवर सिंह ने रिवोल्ट जो है वो कहां से लीड किया था? अक्सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो लिख लो, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार जगदीशपुर के थे। बिहार जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह। अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई किसने किस जगह से 1857 का रिवोल्ट जो है वो लीड किया, तो ये थे वहां पर बिहार के जगदीशपुर में। एक मौलवी अहमदुल्ला जो है, जो हम लोग को तीसरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, इन्होंने फैजाबाद, अवध से रिवोल्ट लीड किया, और ये ब्रिटिश के बहुत ही खतरनाक टाइप के एनिमी थे ये, मौलवी अहमदुल्ला। लिख लो, अवध, अवध से इन्होंने लीड किया था। तीसरा, अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई जी की, तो आप जानते हैं भाई झांसी और ग्वालियर से इन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। अब अशफाक उल्ला खान की बात करें, तो ये 1857 रिवोल्ट से एसोसिएटेड नहीं थे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि अशफाक उल्ला खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे, ये भी क्रांतिकारी थे, जो ककोरी ट्रेन एक्शन 1925, लिख लो, ककोरी ट्रेन एक्शन, वो लूट थी ना, उससे एसोसिएटेड थे 1925 के। तो ये उस समय के टाइम पीरियड में थे अशफाक उल्ला खान, ना कि 1857 रिवोल्ट के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको जो है वो नजर आ रहा है, सर तेज बहादुर सप्रू और सर मोहम्मद शफी, इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बैठक करी थी क्या? बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो ये। और महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। तो चलो आओ, पहली बात तो मैं बता दूं गाइस, आप सभी को शायद पता होगा कि पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको बॉयकॉट कर दिया गया था, है ना।
कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया था और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1930 और 31 का। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है, लिख लो। अब क्यों बॉयकॉट किया था? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चल रहा था और सर तेज बहादुर सप्रू और सर मोहम्मद शाफी ने अटेंड किया था, लेकिन ये कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं थे, ये लिबरल और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। यहां पर ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि अरे, अब देखो पहला स्टेटमेंट ऑब्वियस बात है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो स्टेटमेंट गलत होना ही है ना। बट अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा होता तो याद रखना कि सप्रू और शफी ये जो थे ये मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे, लिबरल और मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे, इन्होंने अटेंड किया था। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन पैक्ट 1931, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकलौते एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो टू ओनली इसका करेक्ट आंसर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये 60, ये वाला भी, अच्छा ये बरेली वाला आ गया, वही मैंने बोला यार 1857 फिर से कैसे आ गया। तो कौन किसने जो है वो बरेली से जो है वो रिवोल्ट लीड किया? तो भैया बरेली की बात करें तो बरेली में रिवोल्ट को खान बहादुर खान ने लीड किया था, लिख लो। बरेली से रिवोल्ट को खान बहादुर खान ने लीड किया था। ये फॉर्मर रोहिलखंड के शासक के डिसेंडेंट थे, उनके मतलब जो वंशज थे, और इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बरेली में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया था। अब मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो ये फैजाबाद अवध से एसोसिएटेड थे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। भक्त खान दिल्ली से एसोसिएटेड थे और अजीमुल्ला खान जो है वो कानपुर से एसोसिएटेड थे, लिख लो। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं कि 1857 रिवोल्ट किस क्षेत्र का रिवोल्ट किसने जो है वो लीड किया, राइट। तो ऐसी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होना भैया बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपना मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। देखो फिर से ये वाला आ गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 किसने जो है वो रिवोल्ट जो है वो कहां से लीड किया। तो लक्ष्मीबाई जी की बात करें तो झांसी की लक्ष्मीबाई, अब झांसी तो है ही नहीं भाई, कंफ्यूजन हो गया है। तो ऑल्दो गाइज उन्होंने झांसी से रिवोल्ट स्टार्ट किया। ब्रिटिश से हारने के बाद वो तात्या टोपे के साथ ग्वालियर चली गई थी, जहां वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ग्वालियर जो है वो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से एसोसिएटेड है। तो ए का वन तो बी और डी में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा अपना सही, है ना। आओ, तो ऐसे क्या क्या जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो नीचे कोड्स देख लिया करो, ऑप्शंस देख लिया करो और एलिमिनेशन प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू करो। अब तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो है झांसी से इन्होंने रिवोल्ट शुरू किया और ग्वालियर में भी इन्होंने रिवोल्ट जो है वो किया था, जहां पर वीर गति को वो प्राप्त हुई, किसके साथ? तात्या टोपे के साथ, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग मौलवी अहमदुल्ला की बात करें। अभी हमने बात किया फैजाबाद, अब याद हो गया होगा आपको शायद, फैजाबाद से इन्होंने रिवोल्ट जो है वो लीड किया अवध। अब जगदीशपुर के कौन है? कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार से इन्होंने रिवोल्ट जो है वो लीड किया। ये देखो ये यहीं पर ही था ना ये सब, ये कुंवर सिंह, जगदीशपुर, मौलवी अहमदुल्ला, है ना। तो ये हम पहले ही जो है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। नाना साहेब जी की बात करें तो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन, इन्होंने कानपुर से रिवोल्ट जो है वो लीड किया था। नाना साहेब जी पेंशन के लिए वो कर रहे थे ना, ये परेशान थे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी क्लैरिटी के साथ जो है वो आपको तैयारी रखनी है। और अगर आपने अभी तक लाइक का बटन हिट नहीं किया है तो लाइक का बटन जो है वो आप जरूर हिट कर सकते हैं। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप जो है वो कर देंगे तो मैं आपको पूरी पीडीएफ यानी कि 700 क्वेश्चन की मेरे पास एक मर्ज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इन सब के 700 क्वेश्चन की पूरी एक सिंगल पीडीएफ है मेरे पास। जैसे आप जो ये स्क्रीन में देख रहे हो ना ये वाले क्वेश्चंस की, तो ये पूरी पीडीएफ है, इसको आप मुझसे जो है वो ले सकते हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाओ। कामराज प्लान, किसी को पता है कामराज प्लान क्या होता है? पहले समझो क्या, इसमें ऑप्शन में दिया ही हुई है चीजें, तो उससे क्लैरिटी आपको मिली जाएगी। तो कामराज प्लान 1963 का है, लिख लो। कामराज प्लान जो है वो 1963 का है, 1963 का। ये प्लान के कामराज
उस समय मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे के कामराज, लिख लो। इनके द्वारा प्रपोज किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि सीनियर कांग्रेस लीडर्स को कैबिनेट पोस्ट से हटाकर पार्टी वर्क यानी कि संगठन के काम में लगाना। इन्होंने बोला कि यार जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, बुजुर्ग हो गए, अब वो उससे हट जाए, कैबिनेट की पोस्ट जो है वो छोड़ दें और वो सिर्फ मतलब पार्टी को जो है वो यूनाइटेड रखने में, उनका काम करने में हेल्प करें। ये के कामराज प्लान इससे रिलेटेड था। अब आओ पहला स्टेटमेंट जो है वो देखो। कामराज प्लान जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था। यस, ऑब्वियसली। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इस प्लान का चीफ ऑब्जेक्टिव ही कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में मिली सेटबैक्स के बाद जो है वो स्ट्रॉन्ग करना और उसमें न्यू लाइफ यानी कि नई जान जो है वो फूकना था। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये प्लान जो है वो एक प्रयास था कि नए लोग जो है वो शामिल हो कांग्रेस के अंदर पोस्ट में। और प्लान के तहत 6 चीफ मिनिस्टर्स और 6 यूनियन मिनिस्टर्स ने रिजाइन जो है वो किया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को यह डिसाइड करना था कि किसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी है और किसकी नहीं, ताकि पार्टी और गवर्नमेंट दोनों का बैलेंस मेंटेन हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और कामराज प्लान, ये प्लान गाइस बहुत पॉपुलर हुआ था और इसको कांग्रेस पार्टी रैंक एंड फाइल और पब्लिक से एंथुजियास्टिक रिस्पांस है वो मिला था। और इस प्लान को इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी और सेक्रीफाइस के रूप में देखा गया था। इसलिए ये कहना कि इसे एंथुजियास्टिक रिस्पांस नहीं मिला वो गलत है भाई, बिल्कुल मिला था। ये कामराज प्लान जो है उसको एंथुजियास्टिक रिस्पांस, नए लोग आएंगे तो क्यों नहीं रिस्पांस मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। लोगों में जोश आ गया था कि अब नए फिगर्स देखने को मिलेंगे, कब तक पुराने चेहरे देखते रहे डिपार्टमेंट में। तो वो कहानी थी कामराज प्लान की। तो ये बहुत इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने टोबैको के उपयोग को जो है वो बैन करवाया, बताओ। तो देखो गाइस, टोबैको इंडिया में पोर्चुगीज द्वारा लेट 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपसे जब भी कोई सिगरेट पिए आपके सामने या कोई तंबाकू है तो उससे पूछना कि यार तुम तंबाकू जो खा रहे हो, जो सिगरेट पी रहे हो जिसमें तंबाकू है, ये किस के द्वारा इंडिया में लाया गया था। तो पोर्चुगीज के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था टोबैको को इंडिया में। अब मुगल एम्परर जो था जहांगीर, उसने 1617 में, 1617 लिख लो, मुगल एम्परर जहांगीर ने 1617 में तंबाकू के उपयोग पर बैन लगाया। उसे लगता था कि ये हेल्थ के लिए इंजीरियस है और इससे पब्लिक हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऑल्दो प्रोहिबिशन लगा दी गई थी और ये फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाई और टोबैको का कंजम्पशन जो है वो चलता रहा, जो आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जहांगीर का प्रयास था इसको रोकने का। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आओ तो, और लाइक का बटन हिट कर दो यार जिन लोगों ने लाइक का बटन जो है वो हिट नहीं किया है अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लाल कलर का बटन आपको नीचे दिखाई देगा। तो जैनिज्म, विद रेफरेंस टू जैनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसेप्ट ऑफ सोल, सोल के कंसेप्ट को क्या इसने रिजेक्ट किया। जैनिज्म मानता है आत्माओं में। तो देखो गाइस, जैनिज्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल ही अनेकांतवाद और जीव है, सोल है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग हर एक एंटिटी लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर आत्मा है। उसकी फिलॉसफी में जीव यानी कि लिविंग बीइंग जो है, सोल जो है, और अजीव नॉन लिविंग जो है, दोनों में तत्व है। इसलिए ये स्टेटमेंट की सोल को रिजेक्ट किया गया तो ये गलत है। जैनिज्म सोल को रिजेक्ट नहीं करता, उसका तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है ना, अनेकांतवाद और जीव। दूसरा, सुप्रीम बीइंग के एग्जिस्टेंस को क्या ये डिनाई करता है। तो जैनिज्म गाइस यूनिवर्स को इटरनल यानी कि अनादि मानता है, जिसको किसी सुप्रीम बीइंग यानी कि गॉड एज अ क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया। जैनिज्म में गाइस तीर्थंकार्स को हाईएस्ट पोजीशन दी जाती है और वो भगवान एज क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर को रिजेक्ट जो है वो करता है। तो जैनिज्म के अंदर ये जो सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस जो है वो डिनाई किया जाता है, दैट इज ट्रू, तभी तो वहां पर तीर्थंकार है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जो है वो माना जाएगा। तो 2 ओनली जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। तो बस गाइज ये वाला आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन हिट करिएगा। तो मैं इस प्रकार से अब थोड़े से बड़े वीडियोस जो है वो आपको देना शुरू करूंगा, क्योंकि शॉर्ट में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था और मुझे इसको जल्दी फिनिश अप करवाना है। इस पूरी सीरीज को आपको ज्यादा देर रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो बहुत लंबी चलती जाएगी।
और बाकी शेयर जरूर करिएगा, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपना नंबर यहाँ पर दे दिया है, व्हाट्सएप करिएगा आप, कॉल मत करिएगा, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज जो है वो छोड़ दीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ जो है वो दे दी जाएगी। जय हिंद, जय श्री महाकाल।